सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि आज कस्टडी फहीम खान की खत्म हो रही है। 21 मार्च की आज की तारीख, आज तक कस्टडी मिली थी और कस्टडी आज खत्म हो रही है और आज कोर्ट में पेशी। और कोशिश ये की जाएगी कि एक बार फिर से फहीम खान को रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि फहीम खान जो नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है और मास्टरमाइंड है। और जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, वो फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, गंभीर आरोप फहीम खान पर है, आज पेशी होनी है। कितने बजे केस लिस्टेड है और क्या पुलिस की कोशिश रहेगी कि दोबारा से रिमांड पर लिया जा सके, रिमांड बढ़ाई जा सके? बिल्कुल, देखिए 12 बजे के बाद फहीम खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस बिल्कुल कोशिश करेगी कि फहीम खान की रिमांड बढ़े। उसके पीछे आधार जो दिया जाएगा वो देशद्रोह की धारा जो नागपुर साइबर सेल ने जोड़ी है उसको आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। 152 जो BNS इम्पोज किया गया है और किन परिस्थितियों में किया गया है ये जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर इस बात को लेकर भी रहेगी कि पिछले 3 दिनों में फहीम खान से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए। कल कमिश्नर नागपुर ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक जो भी फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उसमें फहीम खान ही मास्टरमाइंड लग रहा है। और कल जिस तरीके से रिपब्लिक भारत से बात करते हुए DCP साइबर सेल ने बताया कि फहीम खान ने हिंसा के पहले और हिंसा के बाद के एडिटेड वीडियोस डाले। फहीम खान की मंशा थी कि हिंसा भड़के, ऐसा उन्होंने बोला था और इन्हीं को आधार बनाकर कस्टडी और मांगी जाएगी। साथ ही जो IP एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं, कुछ ऐसे पोस्ट मिले हैं जिसपे बांग्लादेश का जिक्र है, उसको लेकर फहीम खान का क्या लिंक है, फहीम खान क्या जानता है, क्योंकि लगातार वो जो भी पोस्ट कर रहा था वो लोग उसको वायरल कर रहे थे। क्या ये टूल किट का हिस्सा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खंगालने बाकी है और यही कारण है कि आज कोर्ट में एक डिटेल रिमांड नोट तैयार किया जा रहा है। उस डिटेल रिमांड नोट में हर एक सवाल पूछने की बात की जाएगी और यही कारण है कि तकरीबन 5 दिन की कस्टडी की मांग जो है वो प्रशासन फहीम खान को लेकर कर सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के निकलकर सामने आते हैं। नजर इस बात पर भी रहेगी कि किस तरीके से फहीम खान का रोल रहा है। फहीम खान के जो 2 फोन जब्त किए गए थे, बिल्कुल नजर रहेगी कि फहीम खान के जो फोन जब्त किए गए हैं उससे क्या खुलासे होते हैं। नजर बना के रखिए जतिन, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, नागपुर हिंसा के जो सबूत सामने आ रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि जो हिंसा भड़की है इसके पीछे साजिश थी, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंसा भड़काई गई। अब इसका बांग्लादेश कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। लेकिन इस हिंसा में आग में घी डालने का काम किया है सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, जिसके जरिए यह हिंसा भड़की और 200 अकाउंट्स को चिन्हित भी किया गया। नागपुर हिंसा मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ चुका है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस हिंसा की पटकथा लिखी गई। 1-2 नहीं बल्कि कई अकाउंट सामने आए हैं। लेकिन एक नए CCTV ने इस पूरी हिंसा की पटकथा को उजागर कर दिया। कैसे ये दंगाई एक साथ शिवाजी चौक पर भारी संख्या में जमा हुए, देखिए इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोगों को शाम से ही इकट्ठा करने में दंगाई जुटे हुए थे। हिंसा के पहले के कुछ CCTV सामने आ रहे हैं जिसमें गैदरिंग होती, भीड़ इकट्ठी होती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरे समुदाय के लोग इस शिवाजी की जो प्रतिमा है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लाइन से जो बाइकें हैं वो CCTV में आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। उन बाइक पर लड़के बैठे हुए थे, फोन पर बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। महाराष्ट्र साइबर सेल को अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 144 लिंक मिले हैं, जिसमें दंगे का जिक्र किया गया। 37 लिंक्स को पहले ही डिलीट कर दिया गया। जांच के दौरान पोस्ट के IP एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं। पोस्ट में महिलाओं को उठाने, घर में घुसने जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए थे। सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में और भी बड़े दंगे किए जाएंगे, ये सब कुछ इन पोस्ट में लिखा था। नागपुर साइबर सेल ने इस मामले में 4 FIR दर्ज की है। कुल मिलाकर अब तक नागपुर हिंसा में 10 FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह की कार्रवाई की गई है। वीडियोस को इन लोगों ने कट करके
और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न केवल नफरत फैलाने के लिए किया गया, बल्कि इसके जरिए अफवाहें फैलाई गई। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से गलत निकली। साइबर सेल ने 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो ऐसी अफवाहें फैलाने में जुटे रहे। साइबर सेल ने जनता से इन नफरती हथकंडों से बचने की अपील की। हिंसा में अब तक 90 लोग गिरफ्तार हैं। 1000 संदिग्धों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं हरी चादर पर लिखे शब्दों को समझाने के लिए मौलाना की मदद ली गई। चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद नहीं था। धर्म के नाम पर एक विशेष समुदाय को भड़काने की ये सोची समझी साजिश थी। नागपुर हिंसा में नफरत की आग लगाने वाला ये बांग्लादेशी है कौन और उसका नागपुर से क्या लेना देना है, इसका पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल ने मेटा से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील तक कर दी है। लेकिन अपनी खैर तो वो लोग मनाएं जो उपद्रवी लोकल के हैं, क्योंकि पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ना ही सीएम देवेंद्र फडणवीस उपद्रवियों पर किसी भी तरह का रहम दिखाने के मूड में है। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। इन खुलासों के बाद एक बात तो तय है, हिंसा के तार भारत के बाहर से जुड़े नजर आ रहे हैं। आक्रांता औरंगजेब के पैरोकार लंबे समय से देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रच रहे थे। ये कोई अचानक हुई 2 गुटों में झड़प नहीं है, बल्कि कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश का परिणाम है। लेकिन अब किए गए कुकर्मों का हिसाब एक एक दंगाई को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सरकार द्वारा किए जा रहे पंचनामा से ये सामने आई है जानकारी, जिसमें 36 कारें हैं, 22 टू व्हीलर है, 1 क्रेन और 2 जेसीबी और 1 मकान भी इस हिंसा में भारी नुकसान का शिकार हुआ है। नुकसान हुए सभी को पंचनामा कर नुकसान भरपाई देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अब कैसे होगी? जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार इस हिंसा के बाद से पंचनामा कराने का जो प्रोसेस है, एक टीम का गठन किया गया था। वो टीम हर उस जगह पर पहुंची जो कि हिंसा की स्पॉट था, लोगों से मुलाकात की, जो उनकी नुकसान हुआ उसका पूरा पंचनामा तैयार किया गया। अब उस पंचनामा के बेसिस पर एनओसी जारी की जाएगी। 2 दिन के अंदर जो यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट है उनके दफ्तर पे कैंप लगाया जाएगा। लोग अपनी डिटेल्स लेकर वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद एनओसी के बाद तमाम जो प्रोसीजर आगे मुआवजा देने का वो किया जाएगा। इसको लेकर माइनॉरिटी कमीशन द्वारा एक बैठक भी की गई थी। इस बैठक में कमिश्नर नागपुर, जो डीएम नागपुर है वो भी मौजूद थे और लगातार लोगों के मन में जो संशय बना हुआ था कि किस तरीके से उन्हें मुआवजा मिलेगा, उसको लेकर सहमति जताई गई थी। और उसके बाद ये पंचनामा की डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और इसके जरिए लोगों को आश्वस्त करने की भी कोशिश है कि आप परेशान ना होइए। जो एनओसी है वो आपको दी जाएगी, साथ ही जो मुआवजा देने का प्रोसीजर है वो 2 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। मुआवजा देने का प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन का वक्त इसमें लग रहा है लगभग। चले जतिन, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब एक के बाद एक नागपुर हिंसा के सबूत सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये हिंसा अचानक से हुई हिंसा नहीं थी।